डियर फ्रेंड्स, तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं जिसने अपने आप को इंजर्ड कर लिया था। वो अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। वो कहती है कि मेरा नाम वैनली है और उसका नाम यिंग था। अब आप जिस लेडी को देख रहे हैं वो मेरी स्टेप मॉम है और उनके साथ बैठे हुए मेरे बायोलॉजिकल डैड हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहती थी, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। मॉम ऊपर विंडो में देखती हैं तो वो फौरन से चीख मारती हैं। वैन वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बाहर एक लड़का फू वैन की बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहा था। वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। डॉक्टर्स वैन को जितना ट्रीट कर सकते थे वो उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन फिर वैन की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ वैन को जब होश आता है वो हॉस्पिटल में होती है। वो कहती है कि क्या मैं जिंदा बच गई हूँ? तो नर्स कहती है कि आपकी तबीयत खराब थी इसीलिए आपको यहाँ पर लाया गया है। ये कह के वो नर्स वहाँ से चली जाती है और वैन भी फौरन हैरान होकर खड़ी होती है क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो दोबारा पैदा हो चुकी है। ये उसका रीबॉर्न है। इतनी देर में वहाँ पर फू आता है। वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैन के लिए आया था। वैन फू के पास जाती है और उसको देखकर वो बस अपने दिल में यही कह रही थी कि जब प्रीवियस लाइफ में मैं मरी थी तब मैंने किसी की वॉइस सुनी थी जो कि बहुत ही ज्यादा रो रहा था और मुझे पता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि यही था। फिर दूसरी तरफ हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं। वैन 18 ईयर्स की थी और वो अपने पेरेंट के साथ स्कूल में मीटिंग के लिए गई हुई थी। डॉक्टर वैन की बहुत ज्यादा बुराइयां करते हैं। वो वैन के डैड को कहते हैं कि आपकी बेटी का पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आप इसको किसी भी फील्ड में भेज दें, ये ऐसी ही रहेगी। ये सुनकर वैन बहुत बोर हो जाती है और वो अपने दिल में कहती है कि मेरे डैड इसी तरह मेरी बुराइयां सुनकर बहुत परेशान हो गए थे और फिर उन्होंने मेरे ऊपर एक स्टेप मॉम लाकर बिठा दी थी जो कि मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस था, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर तभी वहाँ पर फू आ जाता है और वो वैन के लिए स्टैंड लेता है। वैन उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि यही वो इंसान है जिसने प्रीवियस लाइफ में भी मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की थी और अब भी ये सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ मेरी मदद के लिए आया। फिर हम लोग देखते हैं कि लेट नाइट वैन अपनी स्टडीज कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर आती है और उसको एक मेडिसिन देती है। उसको मेडिसिन खिलाकर जब वो वहाँ से जाती है तो वैन वो मेडिसिन थूक देती है और कहती है प्रीवियस लाइफ के अंदर भी मुझे यही मेडिसिन रोज दी जाती थी और उसके बाद मैं पैरालाइज हो गई थी। इस लाइफ के अंदर मैं इस हर चीज का ख्याल रखूंगी। और फिर दूसरी तरफ वैन फू का वेट कर रही होती है। वो उसको लेकर एक क्लिनिक के अंदर जाती है और डॉक्टर से कहती है मैं चाहती हूँ कि आप इस मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करें। ये मेडिसिन किस लिए खिलाई जाती है और इसका क्या साइड इफेक्ट है, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। तो डॉक्टर उसको ओके बोल देते हैं। और फिर दूसरी तरफ रात को वैन जब पढ़ रही होती है तो उसके पास उसकी सिस्टर दोबारा आती है और उसको वो मेडिसिन दोबारा देती है। तो वैन उससे कहती है कि ये मेडिसिन मुझे कब तक खानी होगी? तो उसकी सिस्टर बताती है ये तुम्हें 3 मंथ्स तक खानी है, उसके बाद मैं ये मेडिसिन रोक दूंगी तुम्हारी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वैन उसी डॉक्टर से दोबारा मिलती है। तो वो डॉक्टर उसको बताता है ये मेडिसिन 3 मंथ्स तक खाने के बाद कोई एक नॉर्मल इंसान भी पैरालाइज हो सकता है। ये बहुत ही खतरनाक मेडिसिन है हर किसी के लिए। ये सुनकर तो वैन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और फिर दूसरी तरफ वैन इसी बारे में सोच रही होती है कि पता नहीं मेरी सिस्टर को मुझसे क्या चीज जेलस करती है, हालांकि मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। इतनी देर में उसके पास फू आ जाता है तो वो फू की बैग पर बैठ जाती है और कहती है आज हम लोग चल के ना कुछ एंजॉय कर लेते हैं, चलो दोनों साथ मिलकर चलते हैं। और फिर उधर वैन बहुत ज्यादा हार्डवर्क करती है। वो बहुत मेहनत करती है, वो बहुत अच्छी स्टडी करती है और जब रिजल्ट आता है तो वैन की भी पोजीशन आई होती है। उसके बाद वैन को क्लास की कुछ लड़कियां बुली करने जाती हैं, लेकिन वैन उनको ही बुली कर देती है और साथ उनको ये धमकी भी देती है कि दोबारा मेरे साथ इस तरह कुछ भी करने का सोचना भी नहीं। और इधर वैन किन को देख रही होती है। वो कहती है कि ये अगर मेरा फियांसे बन जाए तो मुझे बहुत फायदा हो सकता है। तो वो जाकर जबरदस्ती उसे टकराती है। किन जब उसको सॉरी करता है तो वो कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, इस तरह तुम्हारी अपनी फैमिली की रेपुटेशन हाई होगी क्योंकि मैं वैन फैमिली से हूँ। ये सुनकर किन बहुत खुश हो जाता है और वैन फौरन वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ वो अपने कंपनी में बैठकर काम कर रहा होता है कि तभी उसको असिस्टेंट आकर कुछ इन्फॉर्म करता है तो वो फौरन वहाँ से जाने लगता है। इतने में यहाँ से किन और वैन भी आ जाते हैं तो वो उन दोनों को साथ में देखकर हैरान होता है। किन बताता है कि ये मेरी कंपनी का डायरेक्टर है। वो वहाँ से चला जाता है लेकिन वैन यही सोच रही होती है कि मेरा इससे क्यों पाला पड़ गया। और फिर वैन फैमिली के अंदर डैड, मॉम और याओ बैठी हुई होती हैं। याओ कहती है कि किन बहुत ही ज्यादा अच्छा है डैड और मैं उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। फिर वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं।
और इधर केन वैन के साथ बैठा हुआ होता है। वैन उसको कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मुझे घर छोड़कर आओगे? फिर उसके बाद तुम्हें जहाँ पर जाना है तुम वहाँ पर चले जाना। तो केन उसको ओके बोल देता है। और फिर पार्टी वाले दिन जब सारी वैन फैमिली केन का वेट कर रही होती है तो वो वहाँ पर नहीं आता, क्योंकि वो तो वैन को कंपनी दे रहा होता है। या वो कहती है कि डैड वो अभी तक क्यों नहीं आया होगा। डैड कहते हैं फिक्र मत करो, वो आ जाएगा, तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है। इतने में वहाँ पर केन के डैड आ जाते हैं। तो या उनके साथ अच्छे से बिहेव करती है और उनको बैठने के लिए भी बोलती है। उधर केन और वैन जब जा रहे होते हैं तो उनके सामने फू आता है। फू कहता है कि वैन तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हो, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, फिर तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तो केन कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम क्या बोले जा रहे हो? लेकिन छोड़ो, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम लोगों को यहाँ से जाना है। फिर वो वैन को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। और फिर पार्टी में सब लोग किन का वेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डोर्स ओपन होते हैं और किन के साथ वैन भी अंदर आती है। उसको अंदर आता हुआ देखकर याओ तो बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वो कहती है कि ये क्या, किन के साथ तो मेरी शादी होनी थी, ये तुम उसके साथ क्या कर रही हो? वैन कहती है कि असल में तो एल्डेस्ट डॉटर मैं हूँ वैन फैमिली की, तो इस हिसाब से तो मेरी किन से शादी होनी थी ना। तो डैड कहते हैं कि ठीक है, तुम ही एल्डर डॉटर हो और तुम्हारी ही शादी होगी इससे, चलो अब चल के एंगेजमेंट का फंक्शन करते हैं। ये सब कुछ सुनकर याओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और इधर याओ बहुत ही गुस्से में होती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, मैं वैन फैमिली का कितना ख्याल रखती हूँ, मैं सारे रूल्स भी फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे कोई भी अच्छे से ट्रीट ही नहीं करता है। मेरे साथ क्या मसला है, आप मुझे बता दें। तो मॉम उसको कंसोल करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा नहीं, ये सारा मेरा फॉल्ट है, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और तुम ऐसी ही रहना। और फिर ऑफिस में केन कह रहा होता है, वैन क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए कोई मुश्किल तो खड़ी नहीं की? तो वैन कहती है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे भी उसकी साइलेंस से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। वो ऐसी लड़की नहीं है कि वो चुप करके बैठ जाएगी, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। केन कहता है ठीक है, हमें उसके बारे में पता लगवाना ही पड़ेगा कि वो अब क्या करना चाह रही है। फिर वो भी फौरन से खड़ा हो जाता है और कहता है मैं भी इस बारे में पता लगवाऊंगा। और फिर लेट नाइट वैन को कुछ लड़कियां बेहोश करके अपने साथ ले जाती हैं और उधर फू और केन दोनों बहुत परेशान होते हैं। वो वहाँ के प्रिंसिपल से भी बात करते हैं क्योंकि ये सब स्कूल में हुआ था, लेकिन प्रिंसिपल को कुछ पता नहीं होता है। तो वो कहता है मुझे कुछ कुछ समझ आ रही है कि ये कौन कर सकता है, हम लोगों को फौरन यहाँ से जाना पड़ेगा। इधर दिखाया जाता है कि वही लड़कियां वैन को कोई अजीब सी मेडिसिन पिला रही होती हैं और उधर फू और केन जैसे ही दोनों घर पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि वैन किधर है, लेकिन मॉम और उसकी सिस्टर सारा इल्जाम केन पर डाल देती हैं। वो कहती हैं कि वो तुम्हारी फियांसे है और उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। मॉम कहती हैं कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। फिर डैड कहते हैं कि हमें लगा है कि वो तुम्हारे साथ होगी, इसलिए हमने उसके बारे में कुछ पता भी नहीं किया था। और केन याओ को धमकी देता है। वो कहता है कि प्लीज, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने ये सब नहीं किया होगा, क्योंकि अगर तुमने ये सब कुछ किया हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उन दोनों के जाने के बाद डैड अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ करने वाली सिर्फ तुम दोनों हो और मेरी बेटी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तो मॉम कहती है कि हमें नहीं पता तुम्हारी बेटी किधर है और वो क्या कर रही है, अच्छा होगा कि तुम उसको जाकर खुद ढूंढ लो। और उधर फू के पास असिस्टेंट की कॉल आती है और असिस्टेंट बताता है कि हम लोगों को वैन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से भागते हैं और उधर वैन को जब किडनैप करके रखा गया होता है तो ये सारा प्लान मॉम और याओ का था। वो दोनों वहाँ पर वैन को बुली करने जाती हैं और याओ उसको कोई मेडिसिन पिलाती है। इतने में वहाँ पर केन और फू दोनों पहुँच जाते हैं और फिर वो दोनों मॉम और याओ को बहुत ही ज्यादा डांटते हैं और वैन को हॉस्पिटल भिजवाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर फू और केन वैन को बता रहे होते हैं कि वो दोनों तुमसे जबरदस्ती तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाना चाहती थी। ये सारी वो इन्वेस्टिगेशन है जो कि हम लोगों ने की है। और फिर वैन अपने डैड की विल पढ़ती है जिसमें उन्होंने कहा होता है अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कंपनी के 60% शेयर्स वैन के पास जाएंगे और मेरी सेकंड वाइफ और डॉटर को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब कुछ पढ़कर वैन रोने लग जाती है। केन कहता है कि अभी तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है,
तभी वैन कहती है कि मैं एक कंपनी स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं वो सारे लॉसेस पूरे करूंगी जो कि वैन फैमिली को हुए हैं। तो वो कहता है कि अभी तुमने अपना कॉलेज भी कंप्लीट करना है, तुम ये सब कुछ ग्रेजुएशन के बाद कर लेना। तो वो कहती है कि नहीं, तुम मेरा साथ दोगे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो वैन कहती है कि ठीक है, मैं भी यिंग को ढूंढ के रहूंगी। और दूसरी तरफ वैन जाती है और अपनी स्टेप मॉम को वही मेडिसिन खिलाती है जो कि उसको खिलाई जा रही थी। ये सब कुछ देखकर मॉम बहुत घबराई हुई होती है। और इधर कंपनी के अंदर वैन केन से मिलने के लिए आती है। केन कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के बारे में अभी सोच रहा था, अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो। वैन कहती है कि मैं कॉलेज में एडमिशन लूंगी और कंपनी के सारे मामलात मैं तुम पर और फू पर छोड़ती हूँ, तुम दोनों इसको मिलकर संभाल लेना। तो केन कहता है कि ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। और फिर केन वहाँ से अपने डैड के पास जाता है। डैड उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। केन हैरान होकर कहता है कि ये सब कैसे हो सकता है, ये सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन डैड बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। और इधर वैन के साथ केन और फू होते हैं। वो दोनों उसका रिजल्ट चेक कर रहे थे और वो बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो गई होती है। फिर वो फौरन से फू को हग करती है और वो कहता है कि बताओ अब तुम हमें क्या ट्रीट दे रही हो। तो केन कहता है कि मैं इसका फियांसे हूँ, ये ट्रीट मुझे देगी। तो वैन कहती है कि तुम लोग लड़ो मत, कल डिनर पर आ जाना, मैं तुम लोगों को अच्छा सा डिनर करवाऊंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम ली और सू को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। ली कहता है कि अब तो मैं वैन को पकड़ के ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और वैन जो कि लेट नाइट अपने घर वापस जा रही होती है, तो उसको ली और सू दोनों किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। ये सब कुछ फू और किन भी देख लेते हैं और वो कहते हैं इन दोनों की एक्टिंग तो ऐसी थी जैसे ये लोग किडनैपर हो, वैसे ये लोग कहाँ लेकर जा रहे होंगे। तभी फू के पास एक कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि वैन को सच में किडनैप कर लिया गया है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सारी बात केन को बताता है। और उधर वैन को बुली बनाकर रखा गया था। ली और सू उसको देख देख के हंस रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो कॉल करते हैं फू और केन को। वो कहता है कि वो किधर है, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ली कहता है कि हमें कुछ भी नहीं पता, बस जो काम हमने कहा है वो कर देना, वरना इसके साथ क्या होगा ये हम लोग भी नहीं जानते हैं। ये सुनकर केन फौरन से किसी को कॉल करता है और कहता है कि आपने जिस प्रोजेक्ट की बात की थी मैं वो आपके साथ करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वो ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और फिर दूसरी तरफ ली और सू ने वैन को अभी तक पकड़ के रखा हुआ होता है। इतनी देर में वहाँ पर एक आदमी पहुँचता है और वो ली को कहता है कि अब इस लड़की को छोड़ दो। ली हैरान होकर कहता है कि तुम ये क्यों कह रहे हो। तो वो कहता है मैंने पहले तुम्हें कहा था, दोबारा कह रहा हूँ कि इस लड़की को छोड़ दो, जो मेरा काम था वो हो चुका है। इतनी देर में वहाँ पर फू और किन पहुँच जाते हैं, लेकिन ली और ली के सारे बंदे उन सबके ऊपर पिस्टल तान देते हैं और उनको कहते हैं कि अपनी जगह से हिलना भी नहीं। फिर वो अचानक से आगे बढ़ता है ताकि वो वैन को प्रोटेक्ट कर सके और इसीलिए उसको एक बुलेट लग जाती है। ये सब कुछ देखकर फिर उसको फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और हॉस्पिटल के अंदर वैन केन को कह रही होती है कि तुम मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे सिर्फ इसीलिए एंगेजमेंट की थी ताकि मैं तुम्हें यूज कर सकूं और अपनी मॉम के कातिल तक पहुंच सकूं। तुम अपनी रियल फीलिंग्स को मुझ जैसी लड़की के ऊपर जाया मत करो, तुम्हें कोई बहुत ही अच्छी लड़की मिल जाएगी। फिर केन उसको हग कर लेता है और कहता है कि नहीं, अब मैं तुमसे दूर नहीं हट सकता हूँ। इतने में वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और वो केन को कहता है कि एक क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करनी है और उसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो केन उसके साथ वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में फू केन से मिलने के लिए आया हुआ था। केन बहुत स्माइल कर रहा होता है। तो फू कहता है कि अब तो तुम एक क्राइम भी कर चुके हो और तुम इस तरह हंस रहे हो, अगर ये बात वैन को पता चल गई तो उसका दिल टूट जाएगा। और उधर वैन अपने स्टेप मॉम से मिलने के लिए गई हुई होती है। वो उनको कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी की इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है। लेकिन मॉम बहुत घबराई हुई लग रही थी। और फिर हम लोग देखते हैं कि मॉम एक बहुत ही सुनसान जगह पर बैठी होती हैं। वो एक आदमी से कुछ बैग कर रही होती हैं और वो आदमी कहता है कि मैं इस सब काम में तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि पहले भी मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। मॉम नीचे गिर जाती हैं और उधर वैन अपनी कंपनी में अपना काम कर रही होती है। तभी उसके पास किसी की कॉल आती है और बताया जाता है कि आपके डैड आ चुके हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये पैगाम मैं आप तक पहुंचा दूं। ये सुनकर वैन बहुत हैरान होती है और कॉल कट करके वो सोचती है कि डैड तो बहुत जल्दी रिलीज हो गए हैं, ये सब कैसे हो सकता है। फिर यही बात वो जाकर फू को बताती है। फू कहता है कि ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब तुम क्या करोगी, अगर उन्होंने तुम्हें हिरास किया तो
वैन कहती है इस दफा मैं सब कुछ बहुत सोच समझ के करूंगी, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और उधर केन अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि वो लड़की तो पागल है, वैन तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। केन कहता है कि प्लीज उसके बारे में ऐसा कुछ मत बोलना। और वहीं पर वैन के डैडी बैठे हुए होते हैं। वो जब वैन का नाम सुनते हैं तो वो उन दोनों लड़कों के पास चले जाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन के अंदर वैन फू के साथ एक पार्टी में जाती है तो वहाँ पर वैन के पास जियांग नामी एक आदमी आता है। वो कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बात सुनेंगी। तो वो कहता है कि प्लीज जल्दी से बात कर लो, मैं गेस्ट को मीटअप करके वापस आ रहा हूँ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर वैन आकर एक चेयर पर बैठती है और जियांग उससे बात करने लगता है कि तभी वहाँ से गाओ भी आ जाता है। जियांग कहता है कि गाओ तुम आ गए, आ जाओ इधर बैठो, इनसे मिलो, इनका नाम है वैन और ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी चलाती है। गाँव कहता है कि हाँ इनको मैंने देखा है एक दो जगहों पर। और फिर गाँव वैन की साइड लेता है तो जियांग कहता है कि क्या मतलब है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तुम लोग मेरे साथ गेम खेल रहे हो है ना। मैं तो यहाँ पर सिर्फ वैन से बात करने आया था। लेकिन गाँव उसको कहता है तुमने अब जो भी बात करनी है तुम वो बाहर जाके करना, क्योंकि यहाँ पर तुम वैन के डैड की कोई भी धमकी वैन को नहीं दे सकते हो। ये सुनकर वो बहुत हैरान होता है। इतने में वहाँ पर फू आता है और जियांग को कुछ भी गलत करने से रोकता है। फिर गार्ड्स उसको वहाँ से ले जाते हैं। तो गाँव फिर वैन को कहता है मैडम दोबारा कोई काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। वैन कहती है कि आज का काम तुमने बहुत ही अच्छे से किया है, दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। फिर वो स्माइल करती है और उधर जियांग अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हें वैन से इतनी बेइज्जती खानी पड़ी है। जियांग कहता है कि ये सब कुछ उस ओल्ड मैन की वजह से हुआ था, अगर वो मुझे ये सब कुछ करने को ना कहता तो आज ये सब कुछ ना होता। फिर जब डैड वहाँ पर आते हैं तो जियांग उनको कहता है कि तुम अपनी बेटी को समझा दो, मेरे से तमीज से बात किया करे। डैड कहते हैं कि तुम इतना हाइपर मत हो, हम लोग बैठ कर भी सुकून से बात कर सकते हैं। फिर डैड उसके सामने जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे मेरी बेटी ने जेल भिजवाया था। जियांग कहता है कि कोई भी बेटी अपने डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। डैड कहते हैं कि उसको ब्लेम मत करो, मैंने ही उसके ऊपर कोई रहम नहीं खाया था, इसलिए वो इस तरह की हो चुकी है, लेकिन मैं उसको ठीक कर ही दूंगा। और दूसरी तरफ वैन बहुत ही गहरी सोच में होती है कि जब वहाँ पर किन आ जाता है। किन को देखकर वो बहुत खुश होती है और कहती है कि शुक्र है कि तुम जेल से रिलीज हो चुके हो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर किन, फू और वैन तीनों फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं और किन अपने दिल में बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वैन ये कह रही होती है प्रीवियस लाइफ के अंदर मैंने बहुत ही हर्डल्स पेश किए थे, बहुत स्ट्रगल्स की थी, लेकिन मेरे हाथ फिर भी कुछ नहीं लगा था। इस लाइफ के अंदर मेरे पास दो बहुत ही लॉयल लोग हैं और मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और उधर डैड एक सुनसान घर में जाते हैं, वहाँ पर एक लड़की उनको एक फाइल देती है और साथ ही कहती है कि एक विला है, उसके अंदर ये बर्थडे पार्टी होने वाली है, मैंने लोकेशन तुम्हें बता दी है, वहाँ पर पहुँच जाना, बाकी काम तुमने वहीं पे ही करना है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और उधर याओ अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है, तभी उसके पास एक लड़की जी जाती है और वो जी को कहती है कि जैसा सब कुछ प्लान किया गया है उसी के मुताबिक ही काम करना, अगर ऐसा ना हुआ तो सब कुछ खराब हो सकता है और मुझे उम्मीद है तुम सब कुछ संभाल लोगी। तो जी उसको ओके करके वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ केन और फू दोनों किसी बारे में बात कर रहे होते हैं। जब वहाँ पर वैन आती है तो वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है और जब वो अपनी पट्टी हटाती है तो वो दोनों उसके सामने नील डाउन करके बैठे हुए होते हैं। उन दोनों के हाथ में फ्लावर्स होते हैं और वो दोनों यही बात कह रहे होते हैं कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा ताकि हम दोनों में से कोई एक तुम्हारी उम्मीद करना छोड़ दे और वो अपनी लाइफ को जी सके। वैन ये सब कुछ देखकर हैरान होती है और वो फौरन वहाँ से भाग जाती है। बाहर निकल के वो अपने दिल में कहती है मेरे पास अभी इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज करूं। और इधर फू एक आदमी से मिलने के लिए गया हुआ होता है। वो आदमी कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ के नहीं ला सका तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना। वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे वो यहाँ पर सही सलामत हर हाल में चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि किन फू को किसी आदमी से बात करते हुए देखता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो किन को इस हर चीज पर शक होने लगता है और उधर फू याओ से मिलने के लिए जाता है। वो याओ को कहता है तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्दी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और हम दोनों एक हो जाएंगे। और फिर केन जब एक पुराने घर के पास पहुँचता है तो घर के अंदर जी, डैड और फैंग होते हैं। फैंग कहता है कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा करोगे, उसके लिए इतने प्लान्स बनाओगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। डैड कहते हैं लेकिन मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। ये सारी बातें किन भी सुन रहा होता है।
डैड कहते हैं वैन कुछ दिनों से फू के साथ बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए हमें सबसे पहले फू को फंसाना होगा। उसके आने के बाद वैन खुद ब खुद हमारे हाथों में आ जाएगी और साथ ही वो हमारी हर बात भी मानने लगेगी। और दूसरी तरफ हम लोग किन को देखते हैं जिसके मुंह में कपड़ा डाल के उसको लिटाया गया था और फैंग कोई दवाई बना रहा होता है। फिर फैंग किन को वो दवाई पिला देता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था कोई भी इतनी आसानी से हमारी बातें सुन सकता है और हमें पता तक नहीं चलेगा, ये तुम्हारी भूल है। तभी फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है किन के डैड किन के घर ना आने पर फू और याओ के पास चले जाते हैं। वो बहुत रोते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहाँ गया। तभी फू और याओ उनको कंसोल करते हैं और कहते हैं कि वो जल्द आ जाएगा। इतने में वहाँ पर किन आ जाता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आ चुका हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए मैं आराम करना चाहता हूँ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और इसीलिए फू और याओ को उस पर शक हो चुका था। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। केन जब अपने बेड पर आकर लेटता है तो उसको इंटेंस पेन फील होना शुरू होता है और उधर डैड कहीं पे जा रहे होते हैं ताकि वो जियांग से मिल सके और उसको अगला प्लान समझा सके। लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर कुछ मिस्टीरियस लोग आते हैं और उनको इंजर्ड करके वहाँ से चले जाते हैं। डैड बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा के वहाँ से भाग रहे होते हैं और इधर जियांग का फ्रेंड जियांग को कहता है क्या हो अगर वो बुढ़ा हमारे पैसे लेके भाग जाए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ही लग रहा है। जियांग कहता है कि नहीं नहीं, वो ओल्ड मैन कभी ऐसा नहीं करेगा। तभी वहाँ पर जी पहुँच जाती है और कहती है कि वो सही कह रहा है, उस आदमी ने ऐसा ही किया है तुम लोगों के साथ, वो पैसे लेकर भाग चुका है। जियांग कहता है कि तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो और तुम होती कौन हो ये सब कुछ कहने वाली। इतने में पीछे से एक और आदमी आता है और कहता है कि इसको नहीं, मुझे तो तुम जानते होगे ना। और उस आदमी को देखकर जियांग तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उधर डैड अपने आप को घसीटते हुए घर तक जाते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही होती है लेकिन उनके आगे कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। और फिर फू और याओ बात कर रहे होते हैं। याओ कहती है कि मेरे डैड ऐसी गैंग का हिस्सा कब से बन सकते हैं, जहाँ तक मुझे याद है ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वो अपने दिल में कहती है इस बात की सच्चाई को मालूम करने के लिए मुझे फू के साथ साथ ही रहना होगा, तभी मैं हकीकत तक जान सकती हूँ और रियलिटी को पहचान सकती हूँ। और फिर फू और याओ दोनों किन के घर पर जाते हैं। वो किन का गेट डोर नॉक करते हैं लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकलता। तो फू दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है और देखता है किन नीचे गिरा हुआ होता है। जब फू उसके पास पहुँचता है तो किन उसको बताता है प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो, मुझे उन्होंने कुछ मिला के पिलाया है और तब से मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। याओ कहती है जल्दी करो और एम्बुलेंस को कॉल करो, हमें फौरन इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ जी फैंग के पास जाती है। फैंग कहता है कि जाओ जाके तुम शावर ले लो। जब जी बाथरूम में जाती है तो उसकी एक चीख की आवाज आती है और तभी फैंग एक वियर्ड सी स्माइल करता है। और फिर फैंग के पास एक कॉल आती है और उसको कहा जाता है मैं प्रिजन से फ्री हो चुकी हूँ। फैंग कहता है क्यों, ये मुझे क्यों बता रही हो, क्या तुम मेरा थैंक्स करना चाहती हो। तो वो लड़की कहती है ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर फैंग वहाँ से उठकर चला जाता है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वैन फू से पूछती है कि कैसा है किन, वो ठीक तो हो जाएगा ना। वो कहता है कि हाँ वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर से मैंने बात कर ली है। और वैन अपने दिल में कहती है किन जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, लेकिन ऐसा कर कौन सकता है। फिर वो दोनों गाँव से मिलते हैं और गाँव कहता है कि ठीक है इस सब में मैं तुम लोगों की जितनी हेल्प कर सका मैं कर दूंगा। फिर फू और वैन दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो वैन कहती है पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें जल्दी कुछ करना होगा, ये सब कुछ क्या होता जा रहा है। तभी फू वैन को बताता है कि गू की बाथरूम में डेथ हो चुकी है। ये बात सुनकर वैन और भी परेशान हो जाती है। और उधर फू केन से मिलने के लिए गया हुआ होता है। वो उसको शादी के बारे में बताता है तो केन कहता है मैं तुम्हारे इनविटेशन का वेट करूंगा, मुझे बहुत इंतजार था तुम्हारी शादी का और अच्छा हुआ कि अब तुम्हारी शादी हो रही है। फू कहता है लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। केन कहता है उस हर चीज को छोड़ दो, मेरे पास बहुत सी क्रशेस है, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम अपनी शादी करके खुश रहो। और फिर दूसरी तरफ वैन ब्राइड बनी हुई होती है, उसके पीछे फू खड़ा होता है और वो कहता है ये सब कुछ मुझे किसी ख्वाब की तरह लग रहा है। वैन कहती है हाँ मुझे भी, लेकिन क्या केन नहीं आया। वो कहता है कि नहीं वो नहीं आया है। फिर तभी वहाँ पर एक गार्ड यूएसबी लेकर आता है। वैन जैसे ही उस यूएसबी को प्ले करती है तो सामने उसको केन नजर आता है। वो कहता है मैं तुम्हारी शादी पर आने की हिम्मत नहीं कर सकता था क्योंकि मैं तुम्हारा सामना नहीं करना चाहता, मुझे पता है कि तुमने एक बेस्ट चॉइस की है। फू तुम्हें बहुत खुश रखेगा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहो। ये सब कुछ सुनकर वैन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ केन अपने ऑफिस में होता है। तभी उसके पास वैन और फू दोनों आते हैं। फू कहता है तुमने हमारी शादी खराब कर दी है, तुम जानते हो तुम्हारी उस रिकॉर्डिंग के बाद से मैं और वैन तुम्हें ब्राइड और ग्रूम के लुक के अंदर भी
पूरे सिटी के अंदर ढूंढते रहे हैं कि हो सकता है कहीं पर तुम हमें मिल जाओ। तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, हमारी शादी बर्बाद की है तुमने, हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी तुम्हारी। ये सब कुछ सुनकर केन हंसने लग जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, अब दोबारा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और फिर वो तीनों कार में बैठ के कहीं पे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फैंक की कार भी आती है, वो भी उसके साइड से होकर चली जाती है और केन फैंक को देखकर कांपने लग जाता है। वो बहुत ज्यादा डर गया होता है। तो फू वैन को कहता है कि उस लड़के के बारे में पता लगवाओ और उसकी कार के बारे में भी। तो वैन कहती है ठीक है, मैं जल्दी पता लगवा दूंगी। और फिर वैन एक लड़की से बात कर रही होती है और वो लड़की वैन को काफी सारी बातें बताती है। वैन कहती है कि अच्छा, यानी कि ये सब कुछ याओ से भी जुड़ा हुआ है, तो हमें उसके ऊपर नजर रखनी होगी। वैन कहती है कि तुम लोग याओ पे नजर रखो, वो बहुत जल्दी जेल से रिलीज हो जाएगी। केन कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर और फू के ऊपर डिपेंड करता है, तुम दोनों ने अभी सारे मैटर को अच्छे से सॉल्व करना है। वैन कहती है तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ये काम बहुत ही अच्छे से करूंगी। और दूसरी तरफ केन लाओ से मिलता है, वो उसको कहता है मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि वो प्रोटेक्ट रहे। लाओ कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। और फिर उधर ऑफिस के अंदर वैन जो अपना काम कर रही होती है, तभी उसके पास लाओ जाता है। वहाँ पर सॉन्ग भी होती है। सॉन्ग कहती है कि ये लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। फिर लाओ कहता है मैं यहाँ पर आपका पर्सनल बॉडीगार्ड बन के आया हूँ, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आज से मैं आपका और सॉन्ग का बहुत ख्याल रखूंगा, आप दोनों को एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उधर फैंग याओ के साथ कार में आकर बैठता है। जब उनकी कार वहाँ से चली जाती है तो ये सब कुछ फू देख चुका होता है। वो कहता है कि मैं उनको ढूंढ चुका हूँ। और इधर एक आदमी केन और फू से मिलने के लिए गया हुआ था। वो आदमी उनको बताता है कि मैंने एक न्यू ड्रग डिस्कवर की है और ये ड्रग बहुत ही हार्मफुल है और अब इसकी सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी है। केन कहता है कि मैं ये सारे एविडेंस जाकर पुलिस को दे रहा हूँ। वो कहता है कि पागल पने वाली बात मत करो, यहाँ पर विनर सिर्फ वही होगा जो कि सबसे ज्यादा काम रखेगा अपने आप को। हमें अभी कोई भी कदम नहीं उठाना, सिर्फ दुश्मन की चालों को देखना है। और उधर वैन अपने ऑफिस में होती है, तभी हम देखते हैं उसके सामने फैंग होता है। वो उसके साथ वहाँ पर कोऑपरेशन करने के लिए आया था। वो उससे बहुत ही अच्छे से मिलता है। वैन कहती है कि ठीक है, इस बारे में मैं सबसे डिस्कस करके तुम्हें बताऊंगी। फिर जब फैंग वहाँ से जाने लगता है तभी केन अंदर आने लगता है और वो थोड़ा बहुत फैंग को देख चुका था, लेकिन वो इस बात को इतना नोट नहीं करता और वैन के पास आ जाता है। वैन को कहता है सब कुछ कैसा चल रहा है। तो वैन कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। फिर इतनी देर में वहाँ पर एक एम्प्लॉई आती है और फिर वो वैन को कुछ ऐसी बातें बताती है जिसको सुनकर वो खुद डर जाती है। और उधर हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी को पैसे दे रहा होता है। वो कहता है ये तुम्हारी पूरी रकम है जो तुमने काम किया है, आगे भी ऐसे ही अच्छा काम करते रहना। तो वो आदमी पैसे फौरन से लेकर वहाँ से भाग जाता है। और वहीं हम लोग गाँव को भी देखते हैं। वो कार में बैठा किसी को कोई मैसेज करता है और फिर उसके फेस पर एक वियर्ड सी स्माइल आ जाती है। और उधर फैंग के ऑफिस में याओ जाती है और उसे कहती है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ होने वाला है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम कुछ करो। ये सुनकर फैंग फौरन से घबराता है और वहाँ से भाग जाता है। और फिर वैन के ऑफिस के अंदर जब वैन अपना काम कर रही होती है तभी उसके पास याओ आती है और वो नील डाउन करके बैठ जाती है और वो उससे माफी मांग रही होती है। वो वैन को कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ किया है उसकी सजा मुझे कानून दे चुका है, अब मैं तुम्हारी तरफ से नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तुम मुझे माफ कर दो ताकि मुझे रिलैक्सेशन फील हो सके, ताकि मैं सुकून महसूस करूँ। और दूसरी तरफ फैंग एक ट्रेन में चढ़ता है। वो वहाँ से भागने वाला होता है लेकिन तभी फू और बाकी सब लोग उसको पकड़ लेते हैं। और फिर दूसरी तरफ वैन के ऑफिस के अंदर एक लड़की आती है और उनको बताती है फैंग को सिर्फ एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, असल में मास्टरमाइंड गाँव है और वो सब लोग यहाँ से भाग रहे हैं, वो अब्रॉड जाना चाहते हैं। तो फू उनको कहता है ठीक है, तुम लोग जाओ और जाकर इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करो और जो कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश करो। तो वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। केन फू को कहता है कि तुम और वैन कब शादी करोगे, पहले भी तुम लोगों की शादी मेरी वजह से रियून हो गई है। तो फू कहता है कि जब ये सारा मसला हल हो जाएगा ना, उसके बाद हम दोनों शादी भी कर लेंगे, अभी काम पे लग जाओ। और इधर केन और फू दोनों घर पे बैठे हुए होते हैं। इतने में वहाँ पर सॉन्ग आती है और कहती है मुझे वैन कहीं पर भी नहीं मिल रही है। ये सुनकर वो दोनों हैरान होते हैं। फिर वो बताती है वो सिर्फ यही एक लेटर छोड़ के गई है, इससे ज्यादा मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर फू वो लेटर पढ़ता है और केन और सॉन्ग बाहर चले जाते हैं। उसमें वैन ने लिखा था कि मैं चाहती हूँ तुम लोग मेरे साथ अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो, मैं अपने फेट से खुद लड़ना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि मैं अकेले क्या कर सकती हूँ, इस तरह तुम लोगों को मुझसे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, थोड़ी स्पेस, और मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अपने आप को समझने के लिए। तो कुछ दिन इसी तरह रह लो, अभी मैं तुम लोगों के पास नहीं आ सकती। फिर दूसरी तरफ हम लोग गाँव को देखते हैं जिसके सामने याओ को लाया के बिठाया जाता है। वो नील डाउन करके बैठती है और कहती है तुम अभी तक अब्रॉड नहीं गए, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए होगे, वैसे मैं तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन क्यों करूँ। तभी गाँव इशारा करता है तो वहाँ पर उसकी मॉम को लाया जाता है। याओ अपनी मॉम को वहाँ पे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, वो अपनी मॉम के पास जाती है। गाँव कहता है कि उस दिन स्ट्रीट पर इनको मरने के लिए छोड़ दिया गया था, अगर इनको मैं रेस्क्यू ना करता तो आज ही तुम्हारे सामने जिंदा भी ना होती। अब जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ तुमने वैसा ही करना है।
और उधर वैन कार में जा रही होती है। तभी उसका ड्राइवर उसके ऊपर पिस्टल तान देता है, लेकिन तब तक वहाँ पर सब लोग पहुँच जाते हैं, गार्ड को अरेस्ट कर लेते हैं और वैन को बचा लेते हैं। लेकिन वो गार्ड वैन को गोली मारने वाला था, इससे पहले याओ सामने आ जाती है और वो गोली याओ को लग जाती है। फिर हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही वैन रूम से बाहर आती है, वो कहता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। वैन कहती है कि इस बारे में मैं सोचकर खुद भी बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है। फिर वहाँ पर अचानक से सब लोग पहुँच जाते हैं, यहाँ तक कि याओ और लाओ भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये सब कुछ कोइंसिडेंस तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, ऐसे लगता है जैसे कि सारी प्लानिंग हो। और फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि याओ हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब याओ अपनी मॉम से मिल रही थी। तभी गाओ उनके पास आता है और गाओ कहता है कि प्लीज अभी एक्टिंग को बंद कर दो, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए कहा है वो करो, वरना तुम्हारी मॉम की डेड बॉडी तुम्हें देखने को मिल जाएगी। फिर उसकी मॉम को वहाँ से ले जाया जाता है और याओ बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है। फिर प्रेजेंट सीन के अंदर जब याओ की आंख खुलती है तो वहाँ पर वैन होती है। वैन उससे अच्छे से बिहेव करती है और याओ भी उससे अच्छे से बात कर रही होती है। जब वो दोनों घर आ जाती हैं तो वो दोनों साथ खाना खाती हैं और अपनी पास्ट मेमोरीज को भी बहुत याद करती हैं। फिर याओ वैन को एक सूप देती है, वैन वो सूप पीने लगती है। तभी याओ सोचती है कि मैंने किस तरह इस सूप के अंदर एक ड्रग मिला दी थी। तभी वैन कहती है कि तुम ये क्या सोच रही हो। याओ कहती है कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। फिर जब वैन वो खाना खाने लगती है तो याओ कहती है मैं अब बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, तुम खा लेना। ये कह के वो फौरन वहाँ से भाग जाती है। फिर वैन वो सूप पीने लगती है और खाना खाने लगती है तो याओ रिग्रेट फील करती है। वो भागती हुई वैन के पास वापस जाती है और उससे कहती है ये खाना मत खाना, जाके अपना स्टमक वॉश करवा लो, इसके अंदर पॉइजन मिला हुआ है। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वैन हॉस्पिटल में एडमिट होती है और याओ उसके साथ बैठी हुई होती है। याओ उसको सॉरी करती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अब अपनी सारी गलतियों पर बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। वैन कहती है कि ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि मेरी मॉम कैसे मरी थी, क्या हुआ था उनके साथ। तो याओ कहती है मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि मैंने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना था कि तुम्हारी मॉम को डैड ने मारा है। क्यों, ये मैं नहीं जानती। वैन कहती है ठीक है, तुम बाहर चली जाओ, मैं कुछ देर रेस्ट करना चाहती हूँ। फिर याओ वहाँ से उठकर चली जाती है और वैन टूट चुकी होती है। और फिर वैन से मिलने फू गया हुआ होता है। वैन उसको बताती है कि मेरी मदर को उन सब लोगों ने मिलकर मार डाला, अब वो मुझसे बदला ले रहे हैं। वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये बहुत ही मुश्किल वक्त है और तुम्हें इसको बहुत ही करेज के साथ बर्दाश्त करना होगा। फिर तभी वैन के पास कॉल आती है और सॉन्ग उसको बताती है कि जितने पैसे हमारे जाया हुए थे वो सब कुछ रिकवर हो चुका है। ये सुनकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये बात वो फू को बताती है और फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम लोग किन को देखते हैं जो कि एक लड़की का गेटअप लेकर की से मिलने के लिए जाता है। की कहता है कि तुम कौन हो और किस डिपार्टमेंट से आई हो। तो केन कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझे फैंक के घर पे भेजा था, मुझसे कहा था कि उसके बच्चे को मैं उठा लूं, तुम्हें सारी बातें याद आ रही है ना। तो की कहता है तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और उधर हम देखते हैं कि सॉन्ग, वैन और फू चारों एक लोकेशन को ट्रेस कर रहे होते हैं। तभी केन कहता है कि जल्दी ढूंढो, वो लोकेशन हमें मिल जाएगी। और वैन उसको देख के कहती है कि अच्छा यानी केन ये तुम हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो कहता है डरो मत, तुम्हें पता है हम लोग जब हाई स्कूल में थे तब भी हम लोगों ने इस तरह का एक प्ले किया था और केन ने उसमें ऐसी एक्टिंग की थी कि सब लोग उसको देखकर ही हैरान हो गए थे। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। और फिर अगले सीन में वैन अपना काम कर रही होती है। तभी उसके पास फू दूध लेकर जाता है और उससे कहता है कि काम तो होता रहेगा लेकिन तुम्हें अपना भी बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। ये कह के वो उसके फॉरहेड पर उसको किस कर देता है और फिर वो दोनों स्वीट मोमेंट साथ स्पेंड करते हैं। और दूसरी तरफ वैन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है तो उसको हॉस्पिटल लाया जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो सब कुछ वैन का एक प्लान था। फिर वो अपने मोबाइल में देखती है कि जो कि उससे मीटिंग करने आया था वो उसके ऑफिस में जाके उसके लैपटॉप पे कुछ देख रहा होता है। वैन कहती है कि ठीक है, अब इसको पकड़वाने का टाइम आ चुका है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि के पास ऑफिसर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि अब हम तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आए हैं। फिर की कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी डॉटर को तो कुछ नहीं होगा ना। ऑफिसर कहता है कि नहीं, तुम हमारे साथ चलो, उसको कुछ भी नहीं होगा। फिर ऑफिसर उसको अरेस्ट करके वहाँ से ले जाता है। और अगले सीन में हम लोग गाँव को देखते हैं जो कि गाँव की मॉम को कहीं पे लेकर जा रहा था। फिर वो उनके पास बैठ के उनको कहता है देखो, ये विश करना कि तुम्हारी जो बेटी है ना वो कोई ट्रिक्स प्ले ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो ना तुम बच सकोगी और ना ही वो बच सकेगी। तो मॉम कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी।
फिर तभी वहाँ से कुछ आवाजें आती हैं। जब गाँव वहाँ से जाता है तो वो देखता है कि सामने ही बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं और वो गाँव को कहते हैं कि तुम अरेस्ट हो चुके हो। गाँव कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोगों के पास कोई अरेस्ट वारंट है, तुम लोग कैसे मुझे अरेस्ट कर सकते हो। तो वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे क्राइम्स हैं, तुमने फ्रॉड किया है, किडनैपिंग की है, ट्रैफिकिंग की है, ड्रग डीलिंग की है, तुमने क्या क्या नहीं किया। हम तुम्हें यहाँ पर किडनैप करने आए हैं, तुम्हारी जबान में यही जवाब बन सकता है। फिर इतने में वहाँ पर वैन भी आ जाती है और वो गाँव को कहती है कि मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है, कोई इंसान इतना मजबूर कैसे हो सकता है, तुम्हें क्या लगता था सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। फिर इतने में वहाँ पर याओ आती है और वो पीछे से वैन के नेक पर एक नाइफ रख देती है। गाँव कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम बहुत ही ज्यादा भरोसा करने लगी थी ना वैन पर, यहाँ तक कि तुमने इसको तो अपनी रियल बहन समझ लिया था। और वैन याओ को कहती है क्या तुम सच में ये सब कुछ करना चाहती हो। याओ कहती है तुम मुझे ये बताओ कि मेरे पास कोई और चॉइस है या फिर नहीं। तुम्हें पता है कि बचपन से मेरे साथ किसी ने भी अच्छे से बिहेव नहीं किया है, बचपन से मैंने एक बहुत ही बुरी लाइफ गुजारी है और मुझे सिर्फ ये बताया गया है कि मैंने अपनी ख्वाहिशात को मारना है और अपनी लाइफ को मैंने खुद अर्न करना है। तो मुझे बताओ कि मेरे पास और क्या रास्ता बचता था। वैन कहती है मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारी मॉम का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी और तुम भी वैसी लाइफ गुजारोगी जैसे तुम गुजारना चाहती हो, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। गाँव कहता है कि याओ इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें ट्रैप करना चाहती है, बाद में ये तुम्हारे साथ क्या करेगी ये कोई नहीं जानता। तुम ये जानती हो ना कि तुम्हारी मॉम की लाइफ सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों में है, इसलिए किसी और की बातों में मत आना। वैन कहती है प्लीज मुझे जाने दो। याओ कहती है कि अब दोबारा तुम मूव मत करना और फिर वो उसके साथ अपने वहाँ से लेकर जा रही होती है। तभी गाँव कहता है कि जाओ और एक कार प्रिपेयर करो, अब टाइम आ चुका है कि हम लोग इस गेम को और भी ज्यादा एंजॉय करें। और फिर वो ऑफिसर को कहता है अब तुम भी अपनी इस गन को नीचे रख दो, अब दोबारा सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, तुम्हें क्या लगता है मैं इन सबको इतनी आसानी से जाने दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक काम करो तुम इस जॉब को छोड़कर कोई और जॉब स्टार्ट कर दो क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। और तभी याओ अपने दिल में सोच रही होती है कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वैन तुम बहुत ही जल्द इस स्कैंडल से निकल जाओगी, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने के लिए मजबूर हूँ, उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। और फिर जब गाँव वहाँ से जाने लगता है तो याओ उसके पीछे भागती हुई जाती है और उसको नाइफ मार देती है। वैन कहती है तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो चुकी हो क्या। फिर याओ रोते हुए वैन को कहती है जो आदमी नीचे गिर चुका है ना वही तुम्हारा सबसे बड़ा विलन था और ये खत्म हो चुका है, अब तुम एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर अपना बना सकती हो, जाओ और जाके बहुत मेहनत करो और बहुत लगन से काम करना, तुम अब आजाद हो। और फिर याओ अपने आप को भी मार देती है। ये सब कुछ देखकर वैन बहुत रोती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी होती है, पुलिस वहाँ पर सब कुछ इन्वेस्टिगेट करती है और वैन किन के साथ बैठी होती है। किन कहता है कि सबको अपने अंजाम तक हम लोगों ने पहुँचा दिया है और सबको उनके किए की सजा मिल रही है, अब तुम्हें भी खुश हो जाना चाहिए। वैन कहती है मैं खुश होना चाहती हूँ, तुम जानते हो मैंने जितनी दफा भी ये सब कुछ होने का ख्वाब देखा था मैं उठते वक्त एक स्माइल के साथ उठती थी, लेकिन अब जब सब कुछ ये असल में हो चुका है तो मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ, मुझे हंसी नहीं आ रही है। किन कहता है लगता है तुम थकी हुई हो, तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। वैन कहती है कि क्या तुम जानते हो ये गेम तो खत्म हो चुकी है लेकिन इसके अंदर कोई भी विनर नहीं है, कोई भी नहीं जीत सका। किन कहता है कि ये एक लाइफ है, यहाँ पे सब कुछ चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, देखना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और फिर वैन स्माइल करती है और किन को कहती है अब तुम मुझे कंग्रेचुलेट करो क्योंकि तुम जानते हो कि फाइनली आज मैं फ्री हो चुकी हूँ हर एक चीज से। ये सुनकर किन भी स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। फिर दूसरी तरफ हम लोग वैन को देखते हैं जो कि अपनी स्टेप मॉम से मिलने के लिए जाती है, उसके साथ वो भी होता है। मॉम कहती है मेरी बेटी कहाँ पर है, मुझे बताओ उसके साथ क्या हुआ है। तो वैन उसको सब कुछ बताती है कि याओ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझसे प्यार करने वाले लोग एक दिन मुझे मारने पर आ जाएंगे और मुझसे नफरत करने वाले लोग एक दिन मेरे लिए मर जाएंगे। आप जानती हैं कि मेरे करीबी सारे लोग इस दुनिया में नहीं रहे, सिर्फ कुछ ही लोग थे जो कि मेरे डियरेस्ट रिलेटिव थे और उन्होंने भी मेरे साथ धोखा किया है। इसलिए अब मैं आपको ये चॉइस देती हूँ, आपको जो करना है आप वो कर सकती हैं, आपने जहाँ रहना है आप रह सकती हैं, मैं आपको बाउंड नहीं करूँगी। ये सुनकर मॉम बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं और फू और वैन वहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर जब वो दोनों बाहर निकल कर आते हैं तो वो कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है तो मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। फिर वो उसके सामने नील डाउन करता है और कहता है कि क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर वैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो फौरन से हाँ बोल देती है और फिर उसको हक भी कर लेती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं वैन अपना काम कर रही होती है, तभी उसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि आपकी स्टेप मॉम आपको बुला रही है। फिर जब वैन पुलिस स्टेशन अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है तो वो कहती है कि क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या आप हर चीज का ब्लेम मुझ पर डालना चाहती हैं। तो मॉम कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं तो ऐसा कर भी नहीं सकती हूँ,
मैं ऐसा करने के लायक ही नहीं हूँ। अब मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए खड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो और साथ ही मैं तुम्हारा थैंक्स भी करती हूँ कि तुमने इतने साल मुझे और मेरी बेटी को बर्दाश्त किया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने याओ को प्रोटेक्ट किया। तुमने अब तक उसको अपने साथ बाउंड रखा, यहाँ तक कि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वैन कहती है आप फिक्र मत करें मॉम, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप जल्दी अपनी सजा काट के बाहर आ जाएंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में वैन को न्यूज से ये बात पता चलती है कि उसकी स्टेप मॉम ने जेल के अंदर ही सुसाइड कमिट कर ली है। ये सब कुछ सुनकर वैन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग वैन को देखते हैं जो कि तैयार हो रही होती है और फू भी उसके साथ होता है। फिर वैन उसको कहती है कि आज हम लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाना है, तुम खुश हो ना? तो फू कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर वो दोनों जाते हैं और जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं और साथ बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक करवाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग लेट नाइट को बीच पर जाते हैं। वैन अपनी और फू के साथ में बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करती है और फिर वो दोनों बहुत ही अच्छा टाइम बीच पर साथ में स्पेंड करते हैं। वो दोनों फायरवर्क्स के साथ खेलते हैं और एक साथ वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम लोग फू को देखते हैं जो कि वेजिटेबल्स कट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके पास वैन आती है और वो कहती है मैंने सुना है कि तुम एक बेटी चाहते हो अब। तो वो कहता है कि मेरी तो एक बेटी पहले से ही है ना, लेकिन मैं दूसरी भी चाहता हूँ। क्या तुम मेरे इस फैसले से खुश हो? फिर वैन भी स्माइल करती है तो फू उसको अपने क्लोज करता है और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।